हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस कर लेंगे, जो कि कैटेगराइज होगा 3 पार्ट्स में। बेसिकली इसमें 3 ही पार्ट है यूनिट 4 में, और तीनों पार्ट को आप कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं, और मिनिमम आपके 16 to 18 तो आ ही जाएंगे। तो ये आपका यूनिट 4 है, पार्ट 1। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन पैडागोजी एंड पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज़। पैडागोजी क्या होते हैं और पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज़ क्या होते हैं, एंड हाउ पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज़ हेल्प द स्टूडेंट्स इन द सॉल्विंग देयर डिफ़िकल्टीज़। पैडागोजी स्ट्रेटजीज़ किस प्रकार से बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। तो पैडागोजी का मतलब क्या होता है? पैडागोजी, द टर्म पैडागोजी मीन्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो पैडागोजी आया है, कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। हर पैडा का मतलब होता है चाइल्ड, हर पैडा मीन्स चाइल्ड, एंड एगोजी मीन्स एगोजी का मतलब होता है लीड करना। इट मीन्स टू लीड द चाइल्ड। पैडागोजी का मतलब होता है रियली टू लीड द चाइल्ड। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। यह तरह का आर्ट है। पैडागोजी मतलब किसी भी बच्चे को पढ़ाना एक तरह का कला है। इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। इट इज़ अ मास्टर प्लान दैट इंक्लूड्स ए डिटेल। एक तरह का ये मास्टर प्लान है दैट इंक्लूड्स ए डिटेल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन बाय टीचर। एक तरह का पैडागोजिकल एनालिसिस है कि टीचर किस तरह से किसी भी रिप्रेजेंटेशन को पेश करता है। पैडागोजी मीन्स हाउ द टीचर टीचिंग एंड लर्निंग कोर्सेस। पैडागोजिकल स्टडीज़ यूज्ड बाय टीचर मस्ट हेल्प ए लर्नर। एक स्ट्रेटजी जो टीचर अपनाता है वो कहीं ना कहीं ज़रूर लर्नर को मदद करता है। तो कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं? वो मोटिवेट करना चाहिए लर्नर को, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, और एक्वायर नेसेसरी नॉलेज। टीचर अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। स्किल्स होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट नॉलेज को करना चाहिए, रोल ऑफ ए गाइड एंड ग्रुप लर्निंग। अब इसी के कुछ टाइप्स हैं। पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज़ के क्या है? कुछ टाइप्स हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिंग लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सोशल लर्निंग, बडी सिस्टम, मल्टी सेंसरी सिस्टम। तो ये टोटल 6 टाइप है। आप पीयर ट्यूटरिंग को और कोऑपरेटिंग को आप एक साथ याद कर सकते हो। आप सोशल लर्निंग को और बडी सिस्टम को एक साथ याद कर सकते हो, और मल्टी सेंसरी और रिफ्लेक्टिव को आप एक साथ याद कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीयर ट्यूटरिंग? डिफरेंशिएट फ्रॉम द कोऑपरेटिव लर्निंग। तो पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होता है इट इज़ एन ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। पीयर ट्यूटरिंग एक तरह का एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है, इन विच वन स्टूडेंट सर्व एज द टीचर। एक स्टूडेंट्स क्या बन जाता है? टीचर बन जाता है। एंड वन इज़ द लर्नर। एक स्टूडेंट्स क्या बन जाता है? लर्नर बन जाता है। पीयर का मतलब ही होता है भाईचारा, दोस्ती में जो एक ही एज के बच्चे हैं। पीयर ट्यूटरिंग गिव्स अपॉर्चुनिटी टू यूज़ देयर नॉलेज इन सोशल वे। पीयर ट्यूटरिंग में बच्चे अपने नॉलेज को सोशल वे के जरिए एनहेंस कर सकते हैं। इट इज़ ए मोड ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व्स 1-to-1 इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? 1-to-1 इंस्ट्रक्शन होता है। पीयर ट्यूटरिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इंक्लूजिंग सेटिंग। ये एक तरह का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंक्लूजिंग सेटिंग है, बिकॉज इट कैन बी यूज टू मीट द स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग इन दिस मीन्स द व्हाट इज़ द पीयर ट्यूटरिंग। इसमें एक लर्नर जो है वो क्या बन जाता है? लर्निंग एक्सपीरियंस, वन स्टूडेंट्स एंड वन अनदर इज लर्नर। एक टीचर बन जाता है एक पीयर, और एक लर्नर बन जाता है। पीयर ट्यूटरिंग गिव्स अपॉर्चुनिटी टू यूज़ नॉलेज इन ए सोशल वे। एक एजुकेशनल प्रैक्टिस है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इंक्लूजिंग सेटिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू प्रोवाइड लर्निंग असिस्टेंस, बच्चों को लर्निंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना। टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेबल ऑफ कंसेप्ट। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई कम्युनिकेशंस। Now different types of peer tutoring models. First है class wise। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन लिखिएगा, टू पेजेस, then objectives in 4 to 5 points, then after all peer tutoring models, class wise peer tutoring, second cross age peer tutoring, third peer assisted learning strategies, fourth reciprocal peer tutoring। तो आप दो को एक साथ याद कर लो, क्रॉस एज tutoring and reciprocal peer tutoring, then class wise peer tutoring and peer assisted learning strategies। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि 2 और 3 बच्चों का ग्रुप होता है। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द 2 और 3 ग्रुप्स विद लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़।
इसमें डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स, इसमें 2 या 3 बच्चों को ग्रुप बना दिया जाता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। प्रोसेस पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, ओल्ड स्टूडेंट्स, जो बड़ा बच्चा है वो किसी छोटे बच्चे को किसी न किसी तरीके से सिखाता है। इट इज़ अ ट्यूटरिंग प्रोग्राम, ओल्डर्स स्टूडेंट्स आर पेयर्ड विद यंगर स्टूडेंट्स टू टीच द स्मॉलर स्टूडेंट्स, यानी कोई बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे को सिखाता है। पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज, क्लास वाइज बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो क्लास वाइज बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। बड़ा बच्चा छोटे बच्चों से सीखता है, इसमें छोटा बच्चा भी बड़ा बच्चों से सीख सकता है, ऐसा सॉरी, इसमें ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा ही बड़ा बच्चे से सीखेगा, बड़ा बच्चा भी छोटे बच्चों से सीख सकता है। तो क्लास वाइज में 2 या 3 बच्चों का ग्रुप होता है। क्रॉस एज में ओल्ड स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट्स को सिखाता है बड़ा बच्चा। रेसिप्रोकल में दोनों में से कोई भी किसी से सीख सकता है। पीयर असिस्टेड में क्लास वाइज बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सेम एज पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, एक ही क्लास के बच्चे, एक ही एज के बच्चे पीयर ट्यूटरिंग को करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेम एज पीयर ट्यूटरिंग। अब ट्रेनिंग फॉर पीयर ट्यूटरिंग क्या होना चाहिए, पीयर ट्यूटरिंग के लिए ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिश कुछ रूल्स होने चाहिए। जैसे मॉडल्स लिखते हो तो आपको फिर ये ज़रूरी है उनके पास कुछ रूल्स होना चाहिए। डेवलप प्रोसीजर्स फॉर सोशल स्किल्स, अपने सोशल स्किल को डेवलप कर सके टू टीच स्टूडेंट्स। अब इसके एडवांटेज लिखते हो आप पीयर ट्यूटरिंग के। पीयर ट्यूटरिंग एक इफेक्टिव टीचिंग है जिससे बच्चा इफेक्टिव टीच कर सकता है। डेवलप बॉन्ड फ्रेंडशिप बिटवीन ट्यूटर एंड ट्यूटीज़, ट्यूटर एंड ट्यूटीज़ के बीच बॉन्ड डेवलप होता है। इंश्योर ए हाई लेवल ऑफ ट्यूटीज़ पार्टिसिपेशन, इसमें काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोवाइड इंडिविजुअल गाइडेंस, हर एक बच्चों को इंडिविजुअल गाइडेंस एंड केयर प्रोवाइड करता है। इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ इवैल्यूएशन, इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, इसमें बच्चे का मॉनिटरिंग सही से होता है। प्रोवाइड एडिशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, और बच्चे इनकरेज पॉजिटिव इंटरेक्शन, बच्चे इन पॉजिटिव इंटरेक्शन बच्चों का अच्छा रहता है और मॉनिटरिंग सही से हो पाता है। एडिशनल डिमॉन्स्ट्रेशन मिलता है, इंडिविजुअल गाइडेंस सही से मिलता है। तो ये सब आप लिख दीजिएगा। प्रमोट, एक्टिव रहते हैं बच्चे, इसमें कुछ लिमिटेशन भी है इसकी। मैनेजमेंट प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है। द पीयर ट्यूटरिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स भी एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। बॉन्ड्स बच्चों का बीच और ट्यूटर ट्यूटीज़ के बीच कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहता है इसमें पीयर्स को किसी भी चीज़ को ट्रेन करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ट्यूटर एंड ट्यूटीज़ के बीच। क्वालिटी सही नहीं होता है एजुकेशन का इसमें कई बार। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनिंग हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्यूटर एंड ट्यूटीज़ हो जाता है। टीचर्स को ऐसे कौन कौन से गाइडलाइंस है जो याद रखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए ड्यूरिंग द पीयर ट्यूटरिंग। टीचर्स शुड डेवलप mentally prepared among the students that we can help each other. Teachers should work on details, टीचर को डिटेल्स में वर्क करना चाहिए। टीचर शुड प्रॉपरली डायग्नोस करना चाहिए बच्चों की गलतियों को और फिर रेमेडी देनी चाहिए। टीचर शुड वर्क डेवलप क्रिएटिव स्किल्स बच्चों में डेवलप करना चाहिए। इस्टेब्लिश प्रैक्टिकल वर्क पे बल देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। इन कोऑपरेटिव लर्निंग चिल्ड्रन वॉज टुगेदर टू सीक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, बच्चे साथ मिलकर किसी सोल्यूशन का समाधान ढूंढते हैं। बट पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, एक लर्नर होता है और एक हमारा टीचर होता है, वो दोनों ही किसी चीज़ों को सिखाते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग्स में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव में चिल्ड्रन वर्क किसी भी चीज़ों को बच्चे मिल जाएंगे पहले और फिर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। द नीड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। हमें हर एक कोऑपरेटिव लर्निंग की नीड काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। इट इज़ अ प्रोसीजर इज़ यूज्ड बाय मिक्स्ड एबिलिटीज़। इसमें मिक्स एबिलिटीज़ का यूज़ होता है टू अचीव ए कॉमन गोल। हर एक बच्चों का गोल सेम होता है तभी तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे। इट्स प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन लर्न एकेडमिक स्किल्स। आस्किंग क्वेश्चन, जैसे किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन को आस्क करना। द टीचर कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग। और फिर आप इतना लिखने के बाद, एक पेज लिखने के बाद फिर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल टीचिंग, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग। पहला है फॉर्मल कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है, दीज में 5 to 6 मेंबर्स इन विच वर्क इन कोऑपरेशन। इसमें 5 से 6 मेंबर्स होते हैं जो कोऑपरेटली किसी चीज़ को काम करते हैं।
इनफॉर्मल कॉर्पोरेट टीचिंग में क्या होता है कि दीज आर द टेम्परेरी ग्रुप्स, टेम्परेरी ग्रुप होते हैं, इसमें 2 और 3 मेंबर्स एंड नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो ग्रुप बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं और जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। रोल ऑफ टीचिंग इन कोऑपरेटिव लर्निंग, द ग्रुप शुड बी हेट्रोजीनियस, ग्रुप कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। मिक्स एबिलिटी, होमोजीनियस नहीं होना चाहिए। मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स, हर एक एबिलिटी वाले बच्चों को ग्रुप में शामिल करना चाहिए। द चाइल्ड ऑफ शुड बी टेक केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन, बच्चों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। चिल्ड्रन लर्न एंड एक्सेप्ट फीडबैक पॉजिटिवली, बच्चों को पॉजिटिवली फीडबैक मिलना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स शुड हेल्प ईच अदर, हर एक स्टूडेंट बच्चों को एक दूसरे से मदद लेनी चाहिए। गाइडलाइंस फॉर कोऑपरेटिंग लर्निंग, टीचर शुड मेक प्रॉपर ग्रुप, टीचर को प्रॉपर ग्रुप बनाना चाहिए। ग्रुप शुड बी स्मॉल साइज, ग्रुप जो है स्मॉल साइज का होना चाहिए। टीचर शुड असाइन ए ग्रुप लीडर, टीचर को एक ग्रुप का लीडर बनाना चाहिए। टीचर शुड हेल्प एंड असिस्ट टाइम टू टाइम, टीचर को बच्चों को टाइम टू टाइम असिस्ट करना चाहिए। टीचर शुड इवेल्यूट एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। फिर गोल क्या है कोऑपरेटिंग लर्निंग का, दिस टाइप ऑफ टीचिंग इंक्रीजिंग बाय डे टू असिस्ट एंड हेल्प इन ईच मेंबर, हर एक मेंबर का को वो करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। टू इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन, तो आपको इसमें क्या लिखना है, टीचर का रोल क्या है कोऑपरेटिंग लर्निंग में। कोऑपरेटिंग लर्निंग है क्या, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिंग लर्निंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिंग लर्निंग। आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिंग लर्निंग, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द कोऑपरेटिंग लर्निंग एंड व्हाट इज द गाइडलाइंस इन कोऑपरेटिंग टीचिंग लर्निंग। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ द थर्ड टॉपिक इज सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग का जो हम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जो कि कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट है। व्हाट इज सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग का मतलब होता है ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओरिजिनेटर ऑफ सोशल लर्निंग, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा इज द ओरिजिनेटर ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग फोकस ऑन दैट अकर्स विद इन अ सोशल कंटेक्स्ट, हम समाज से ही काफ़ी सारे, हम सोसाइटी से काफ़ी चीज़ सीखते हैं। इट डिस्क्राइब दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर, ऑल द पीपल्स लर्न फ्रॉम वन अनदर। इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप्स न्यू बिहेवियर, इसमें बच्चा न्यू थिंग्स जो है सोसाइटी से सीखता है, एक दूसरे से सीखता है। सोशल लर्निंग इज लर्निंग दैट टेक्स प्लेस है वाइडर स्केल, सोशल लर्निंग काफ़ी ज़्यादा एक बड़े स्केल पे यूज होता है आज के डेट में। और एक ग्रुप लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स, इसमें क्या होता है बच्चे पीयर्स के थ्रू एक दूसरे से सीखते हैं, एक तरह का पीयर ट्यूटरिंग भी कह सकते हो आप इसे। इट कंसिडर दैट द लर्न फ्रॉम वन अनदर, इसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन वन पेज इन सोशल लर्निंग। The social learning theory was formulated by Albert Bandura. It is based on the views of people can be learned observation. Observation के थ्रू बच्चा इसमें सीखता है। It is useful in explaining how people can learn new things. ये इस चीज़ को बताने में मदद करता है कि कैसे पीपल नए लर्न थिंग्स को सीखता है। फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हमें, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। जैसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फेमस एक्सपेरिमेंट है सोशल लर्निंग का, जो कि बंडूरा ने दिया था। इमिटेशन लर्निंग, हमें किसी भी चीज़ों को नकल करके सीखनी चाहिए। यदि हम नकल करके सीखेंगे भी तो हम इमिटेट करेंगे तो उसकी अच्छी आदत को उतारेंगे अपने अंदर। मॉडलिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स who watch their parents and regarding students should be learn from their parents and teachers. This is called modeling process. It means that there are 3 process including social learning: observational process, observational learning, imitation learning and modeling process. According to Bandura, social learning theory consists 4 steps. If you have to learn from the society, you have to do in 4 steps. First of all, attention, you have to do in attention. If you gives more attention any topic, then you have to more attention on the topic. यदि आप किसी टॉपिक पे अच्छे से अटेंड रहोगे, अटेंशन करोगे, तो आपको रिटेंशन भी उतना ही मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग में, हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल, इमिटेशनल एंड मॉडलिंग प्रोसेस। देन यू हैव टू अटेंशन पढ़ा हमने सोशल लर्निंग प्रोसेस में। एंड रिटेंशन पड़ा, एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, आप उस इन्फॉर्मेशन को कितना स्टोर कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिटेंशन। फिर रिप्रोडक्शन टू डिमोन्स्ट्रेट ऑन बिहेवियर, फिर उस चीज़ को हाउ टू रिप्रोड्यूस इन द बिहेवियर फॉर्म, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड मोटिवेशन में आप रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मोटिवेशन। यदि आप वो कुछ अच्छा करते हो तो प्राइज़ मिलेगा, एंड कुछ भी ऐसा वर्क करते हो जो कि नॉट फॉर द सोसाइटी, दैट यू हैव टू पनिश्ड फॉर द सोसाइटी। रिवॉर्ड इज़ अ गुड बिहेवियर, रिवॉर्ड अच्छे बिहेवियर मिलेगा, पनिशमेंट है बैड बिहेवियर।
जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग, यू हैव टू कुछ सम प्रिंसिपल कोग्निट ऑब्जर्वेशन, जो कि आपको पता ही है। Cognition play an important role in the learning, awareness and expectation from reinforcement. Then third, Bryce, it can be considered as a bright transition between behaviorist learning theory. Change occurs without in the behavior. So there are 4 types of social learning. एजुकेशन अब हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन हमें करना होगा, कोग्निशन करना होगा, ब्रिज करना होगा, चेंज इन बिहेवियर करना होगा। दैट्स ऑल अबाउट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बडी सिस्टम। बडी सिस्टम क्या होता है? हाउ इज़ बडी सिस्टम हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स। बडी सिस्टम इज़ बेसिकली वर्किंग टुगेदर। बडी मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड इन ए लार्ज ग्रुप। किसी भी सिस्टम में काफ़ी सारे पर्सन मिलकर, काफ़ी सारे इंडिविजुअल मिलकर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें इन ए लार्ज ग्रुप या फिर अलोन। बड़ी सिस्टम इज़ बेसिकली वर्किंग टुगेदर इन पेयर्स इन लार्ज ग्रुप। बोथ द इंडिविजुअल्स हैव टू डू द जॉब। दोनों इंडिविजुअल्स को इसमें जॉब करना होता है। द बडीज प्रोसीजर्स इन विच 2 पीपल द बडीज ऑपरेट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि 2 पर्सन एक सिंगल यूनिट में रहकर काम करे, इस कॉल्ड बडी सिस्टम। बडी सिस्टम इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एजुकेशन के लिए किया जाता है। द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बडी सिस्टम इज टू इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन। बेनिफिट्स ऑफ बडी सिस्टम क्या है? डेवलप्स एम्पैथी। बडी सिस्टम से हम क्या डेवलप करते हैं? अपने एम्पैथी को डेवलप करते हैं। हमें सहानुभूति के बारे में पता चलता है, हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, केयर करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। बुलिंग ख़त्म होता है बड़ी सिस्टम से। बुलिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाता है बड़ी सिस्टम से। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फील कनेक्टेड रहते हैं अपने स्कूल से एंड दे फील वैल्यूड। रिड्यूस एंग्जाइटी। यदि आप किसी भी सोसाइटी में या अदरवाइज़ किसी भी पीयर्स के साथ रहोगे और किसी भी वर्क का वो काम करोगे तो आपको स्ट्रेस कम मिलेगा और एंग्जाइटी ख़त्म होगा आपका। तो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स। इफ़ यू डिस्कस द एक्टिविटीज़ व्हेन यू टीचिंग डरिंग द प्रोसेस देन यू हैव टू इम्प्रूव योर एकेडमिक आउटकम्स। आपका एकेडमिक आउटकम्स अच्छा होगा। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। बड़ी सिस्टम से क्लासरूम का मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पैथी आपका सही होना चाहिए, अच्छा होगा। बुलिंग सिस्टम ख़त्म होगा, एंग्जाइटी ख़त्म होगा, इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स और बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। डेवलप्ड पॉजिटिव क्रॉस एज रिलेशनशिप। बड़े सिस्टम से क्या होगा? हम बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखा सकता है, छोटा बच्चा बड़े बच्चों को सिखा सकता है। ये होगा मतलब भेदभाव नहीं होगा किसी भी प्रकार का। मैं छोटा हो तो क्यों सीखूँ, द पॉजिटिव बड़ा हो तो क्यों सीखूँ। द पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, सोशल वैल्यूज़ सीखा जाएगा। इन्वॉल्व्स पेरेंटिंग, इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इसमें 10 से 12 पॉइंट आप लिख सकते हो कि बॉडी सिस्टम की क्या क्या विशेषता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ बॉडी सिस्टम। नाउ द रिफ्लेक्ट टीचिंग। रिफ्लेक्ट टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर थिंक्स अबाउट देयर ओन टीचिंग। इसमें टीचर अपने ही टीचिंग के बारे में सोचता है कि उसने क्लास में क्या पढ़ाया है। इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर खुद ही सेल्फ इवैल्यूट करता है अपनी टीचिंग को। इफेक्टिव टीचिंग मीन्स लुकिंग एट व्हाट टू डू इन द क्लासरूम। इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं जिससे कि उसने क्लासरूम में क्या किया, वाई डू इट, ऐसा ही क्यों किया। इट फ्रीडम टू थिंक क्रिटिकली। यह फ्रीडम देता है बच्चों को क्रिटिकली सोचने का। टू इम्पोज देयर रैशनल थिंकिंग। इसमें टीचर अपने थिंकिंग को, टीचिंग को क्रिटिकली रूप से सोचता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टीचिंग। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होते जाएगा उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। इससे टीचर नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेगा। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एक्सेस इफेक्टिव न्यू अप्रोचेज आएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग होगा टीचिंग। इट कुड एक्ट एज अ फीडबैक। टीचर को फीडबैक मिलेगा, बच्चों से फीडबैक मिलेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू टीचिंग अपना फीडबैक ले सकते हैं। डायरी के थ्रू टीचर अपना फीडबैक ले सकते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी? सम टीचर्स फील अनकम्फर्टेबल। कुछ टीचर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि आई एम द बेस्ट। इट कुड भी टाइम कंज्यूम। इसमें टीचर क्या होगा? अपने जब किसी भी टीचिंग प्रोसेस को देखेगा, सोचेगा तो टाइम कंज्यूम तो होगा ही। नॉट ऑल टीचर्स में अडॉप्ट रिफ्लेक्टिव टीचिंग। काफ़ी सारे टीचर्स इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। ऐसे प्रोसेस क्या है? जब रिफ्लेक्टिव टीचिंग करे तो टीचर को डायरी लेके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में देखना चाहिए उसने
क्या क्या आज पढ़ा है, क्या क्या डिस्कस किया है। रिकॉर्डिंग क्लास के थ्रू भी टीचिंग अपने टीचिंग प्रोसेस को देख सकता है, स्टूडेंट का फीडबैक लिख सकता है, पीयर ऑब्जर्वेशन ले सकता है। नाउ दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी इज मेड ऑफ 2 words. Multi means more than one sensory is derived from the word and senses including touching, hearing and smelling. The teaching in which 2 or more senses are used is called multisensory. ऐसा टीचिंग जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेंसेस का यूज उसे हम मल्टी सेंसरी टीचिंग कहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्टिक एंड टैक्टाइल। चिल्ड्रन डोंट लर्न जस्ट फ्रॉम बुक्स। बच्चा केवल बुक से ही नहीं सीखता है, वह करके, फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करके भी सीखता है। डेफिनेशन क्या कहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लर्निंग इज एन एक्सपीरियंस वी मस्ट इन आवर सेंसेस while we use teaching and learning we have to do see, touch and test। हमें देखना भी होता है, सुनना भी होता है, टच भी करना होता है और टेस्ट भी करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी सेंसरी टीचिंग। इट मीन्स दैट यू हैव टू डिफाइन 1 पेज इन मल्टी सेंसरी टीचिंग। टेक्निक्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, कौन कौन से टेक्निक्स है मल्टी सेंसरी टीचिंग के। विजुअल एड्स के थ्रू आप किसी भी चीज़ों को देख के सीख सकते हो। विजुअल एड्स टू टीच, विजुअल एड्स टेक्स्ट पिक्चर्स ऑन पेपर, स्क्रीन्स, बुलेटिन, हाईलाइट्स के थ्रू चिल्ड्रन टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस सोर्सेस। ऑडिटरी टेक्निक्स, ऑडियो एड्स टू टीच, ऑडियो एड्स इंक्लूड टेप्स रिकॉर्डर के थ्रू आप सीख सकते हो। टैक्टाइल टेक्निक्स में क्या होता है, पीपल थ्रू टचिंग, फीलिंग्स के थ्रू आप सीख सकते हो। किनेस्टिक टेक्निक में बच्चा करके किसी चीज़ों को सीख सकता है। एडवांटेज क्या है मल्टी सेंसरी टीचिंग के, ये एक्टिव बच्चा इसमें पार्टिसिपेट रहता है। स्टूडेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अडॉप्ट कर सकता है। इट प्रोवाइड मोर वेज टू अंडरस्टैंडिंग, ये काफ़ी तरीका है न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करने का। मल्टी सेंसरी टीचिंग इफेक्टिव और हर एक बच्चे के लिए इफेक्टिव है। इट इज़ इम्पोर्टेंट सोशल इंटरेक्शन इससे अच्छा होता है स्टूडेंट्स और लर्नर का। इसका डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग है, सिलेबस कई बार टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता, हर एक टीचर इसको अडॉप्ट नहीं करता और स्पेशल लर्नर्स के लिए बेनिफिट कई बार नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हो, इट इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल लर्नर्स, इट हेल्प्स डिस्कवर न्यू आइडियाज़। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एक्टिवेट इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। now the part, this is complete part 1. Now we are discuss about part 3, assistive and adaptive technologies in inclusive education। assistive technology वो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं कैपेबिलिटीज़ को, डिसेबल्ड पर्सन की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी those are improve the functional capabilities of disabled person। it includes mobility, उनको सहायता प्रदान करता है वॉकनेस देके, व्हील चेयर देके। एडवांटेज ऑफ एडेप्टिव टेक्नोलॉजी इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी दैट हेल्प इनहेंस सर्विसेज, जिससे कि सर्विसेज अच्छा हो सके किसी भी पर्सन का। टू हेल्प देम इन रेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी से बच्चा इजली किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। टू सपोर्ट सोशल इंटरेक्शन सही होता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज जैसे ब्रेल, टेक्स्ट बुक, टेलीफोन, स्क्रीन रिकॉर्डर, लार्ज प्रिंट, स्पेक्टल्स, magazines, that is the very way of examples of assistive technology। Now we are discuss about the assistive devices for every disabled, types of assistive devices for every disability। तो assistive devices for visual impaired children, ऐसा बच्चे यदि कोई visual impaired है तो उनके लिए हम कौन कौन सा assistive device यूज़ करेंगे। लार्ज प्रिंट मटेरियल्स, बड़े बड़े प्रिंट मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, ब्रेलर का यूज़ करेंगे, ब्रेल लिपि का यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करेंगे, क्लोज सर्किट टेलीविजन का यूज करेंगे, टैप रिकॉर्डर्स का यूज करेंगे। नाउ असिस्टिव डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए क्या करेंगे, वीडियो टैप्स चलाएंगे, जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम है वीडियो के थ्रू दिखाएंगे और साइन लैंग्वेज के थ्रू दिखाएंगे, ऑडियो इंडक्शन के थ्रू दिखाएंगे और इशारे वशारे करके हम बच्चों को, या फिर जो नहीं वीडियोज़ ग्राफी के थ्रू, खिलौनों के थ्रू, प्ले कार्ड्स के थ्रू दिखाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। असिस्टिव डिवाइस फॉर इंटेलेक्चुअल जो बच्चे हैं जो दिमागी रूप से कमज़ोर है उनको कैसे हम सिखाएंगे, उनको पहले डेवलप करेंगे उनके ब्रेन को अल्टरनेटिव कंप्यूटर्स के थ्रू, टच कंट्रोल डिवाइसेस के थ्रू, व्हील चेयर्स के थ्रू उनको बच्चों का वो करेंगे, असिस्टिव डिवाइसेस देंगे। असिस्टिव डिवाइसेस फॉर स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है वो बच्चे डिफेक्ट होता है उनका पिच, टोन और इंटेंसिटी, तो ऐसे बच्चों को हम
ऑडिटरी कैसेट्स देंगे, यूज ऑफ ड्राइंग के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे, ए डिवाइस के थ्रू सिखाएंगे, पिक्चरल बोर्ड्स के थ्रू। डिवाइसेस फॉर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, जो ऑर्थोपेडिकली यानी कि फिजिकल रूप से इम्पेयर्ड है, जिनके पैरों से, तो ऐसे बच्चों को व्हील चेयर देंगे, उनको वॉकनेस देंगे हम, और उसको पेन एंड पेंसिल होल्डर देंगे, उनको सीडी देंगे, टच स्क्रीन देंगे, उससे बच्चा इजीली सीख पाएगा। असिस्टेड डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जैसे उनको डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डायलेक्सिया हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो आईसीटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हमारा। यूज़ ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव एजुकेशन, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड वर्बल एक्सप्लेनेशन, इट हेल्प्स स्क्रीनिंग, टचिंग एंड स्कैनिंग और रैपिडली लोड। इससे इम्प्रूव होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये इंटरेस्ट बनाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा। तो बैजेट्स क्या है आईसीटी का? आईसीटी के बारे में एक पेज आप ज़रूर लिखिएगा, आईसीटी के ऊपर आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में आपको लिखिएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर आप लिखिएगा एडिप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर आप लिखिएगा असिस्टिव एडिप्टिव को समझाने के बाद आप फिर लिख लीजिएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या यूजेस है उसका, थोड़ा फिर एग्जांपल्स दीजिएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। फिर आप देखिएगा असिस्टिव डिवाइसेस का हर एक फील्ड में क्या यूज़ है, जैसे विजुअल में मैंने पढ़ाया, फिर आपको हियरिंग इम्पेयर्ड में, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, फिर स्पीच इम्पेयर्ड में, फिर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस में, फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। तो आईसीटी का फिर बेनिफिट्स लिख दीजिएगा और बैरियर्स लिखिएगा कि आईसीटी जो एक्सपेंसिव होते हैं, इसको रिक्वायर्ड टीचर की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम चाहिए, और तो इंटरनेट इशू हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। now we have discussed about unit number 2 and unit number 4 and part 2 है ये हमारा। फर्स्ट है इसमें डेवलप पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन स्कूल और होम के बीच क्या क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए स्कूल का और होम का। स्कूल को बताना चाहिए बच्चों को रिजल्ट्स क्या क्या आया, पेरेंट्स को उसको टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स में इनवाइट करना चाहिए, और टीचर रिलेशंस अच्छा होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट पार्टनरशिप बिटवीन टीचर और स्पेशल टीचर, दोनों के बीच कैसा पार्टनरशिप होना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेसन प्लान पे काम करना चाहिए, और बच्चों को कैसे एक्टिवली इंगेज करे इस पे काम करना चाहिए। कोलैबोरेट एजुकेशन होना चाहिए, टीचर का और पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, पार्टनरशिप सही होना चाहिए बच्चों के बीच। टीम वर्किंग क्या है, टीम वर्किंग सब्जेक्ट टीचर और अदर सब्जेक्ट टीचर के बीच रिलेशनशिप सही होना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड टीम वर्किंग। तो आप इन सब को लिख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट द चैप्टर्स in 28 minutes।